हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इसमें हम बात करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले दो चीज़ें जान लो। पहले ये है कौन से, कहाँ से है ये, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 है बॉटनी का, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा, फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो, हम लोगों ने प्लांट किंगडम में ये पढ़ा था कि दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और दूसरे होते हैं एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में सीड क्या होता है, लेस डेवलप होता है। ठीक है, तो जब लेस डेवलप सीड होगा तो उसमें फ्लावर क्या होंगे, नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, फ्लावरिंग प्लांट किसको कहते हैं हम, एंजियोस्पर्म्स को। तो हम इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है। अब जो इसमें डेफिनेशन लिखी है वो डेफिनेशन लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसी को लिख के आना। पर समझने के लिए मैं बता देती हूँ कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स को देखना, उसके साइज, शेप, स्ट्रक्चर और कोरिलेशन विद डिफरेंट पार्ट्स, जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करना। ठीक है, किस किस चीज़ के बारे में बात करते हैं हम इसमें, साइज़, इसमें हम किसके किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशनशिप विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। मतलब जैसे कि उसका शेप क्या है। जब भी आप घर से बाहर निकलोगे, आप किसी को देखोगे, किसी ऑर्गेनिज्म को, तो आप क्या देखोगे सबसे पहले कि वो है क्या, उसका शेप कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, क्या वो ह्यूमन है। अगर वो ह्यूमन होगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन आपने कर लिया कि ये ह्यूमन है। फिर उसके बाद अगर आपको ये देखना हो कि कौन सा ह्यूमन है, मतलब इसका नाम क्या है, तो आप उसको साइज़ देखोगे कि उसका फेस किससे मैच करता है आपकी मेमोरी में, उसकी आइज़ कैसी हैं, किसी की आंखें बड़ी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, किसी का फेस सर्कुलर शेप का होता है, एक गोल कहते हैं ना, गोल चेहरा है, किसी का कहते हैं इसका थोड़ा स्क्वायर टाइप का है। तो आप क्या कर रहे हो, ये शेप बता रहे हो ना, ये क्या है, एक्सटर्नल फीचर्स। तो जब भी आप किसी के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करते हो तो आप किसके बारे में बात करते हो, मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, ये देखो जैसे यहाँ 3 ड्राइंग है। ठीक है, तो आप इसको देख के आइडेंटिफाई कर रहे होगे कि अच्छा ये पेड़ है। कैसे पता आपको कि ये पेड़ है, क्योंकि आपको इसमें पत्ते दिख रहे हैं, फल दिख रहा है, फूल दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है, रूट दिख रहा है। तो आपने क्या किया, बाहर से देखा पिक्चर और आपने आइडेंटिफाई किया कि ये क्या है, प्लांट है, ये कोई पेड़ की फ़ोटो है। ठीक है, फिर जैसे आपको यहाँ एक बटरफ्लाई दिख रही है, इस बटरफ्लाई और इस बटरफ्लाई में आपने डिफरेंस कैसे किया, कलर के बेसिस में, कि ये ऑरेंज कलर की है और ये ग्रीन कलर की है। तो ये क्या हो गई, दोनों अलग अलग तरह की बटरफ्लाई हो गई। ठीक है, तो समझ में आया आपको डिफरेंस कि आप बाहरी स्ट्रक्चर को देख के क्या करते हो। अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंस की, कि मॉर्फोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी को, तो अगर आपको याद होगा तो इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर बनाए हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब की नेमिंग के बारे में हमने बात किया। ठीक है, तो आप किसी का नाम तभी रखोगे ना जब पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये है क्या। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसका नेम रखोगे, आप उसको क्लासीफाई करोगे कि कहाँ आएगा। जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसका नाम ए से शुरू होता है, ठीक है, ABC नाम है किसी का। ठीक है, तो आप पहले आइडेंटिफाई करोगे कि ये ह्यूमन है, फिर ह्यूमन के अकॉर्डिंग आपने इसका नाम रख दिया कि चलो ठीक है ये आदमी है, इसका नाम हमने रख दिया ABC। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करेंगे कि ये ABC है, इसका नाम A से शुरू होता है, तो ये A के जो बच्चे हैं जिनका नाम A से शुरू है उनके साथ रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इसका क्लासिफिकेशन कर दिया, इसका डिवीजन कर दिया, टेक्सोनॉमी पढ़ लिया आपने इसकी। ठीक है, तो क्या काम होता है मॉर्फोलॉजी पढ़ने का, मॉर्फोलॉजी में आप उसका एक्सटर्नल फीचर्स देख के उसको आइडेंटिफिकेशन करते हो, दूसरा उसका नेमिंग करते हो, और तीसरा उसका डिवीजन करते हो। क्या करते हो, उसका डिवीजन करते हो, आप उसके डिवीजन के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग मॉर्फोलॉजी। जब भी आपको कोई क्वेश्चन में आए कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, डेफिनेशन लिखा अपन ने, डेफिनेशन के बाद इंपॉर्टेंस लिख दिया, जो 3 चीज़ें कहीं, और इस 3 चीज़ों को 2 लाइन में बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, एक साइड में डायग्राम बना दिया, 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी जो ये टर्म है और जो मॉर्फोलॉजी है, दोनों क्या है, अलग अलग टर्म, अपोजिट टर्म है। ठीक है, ये क्या है, अपोजिट ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एक लाइन ये लिख देना। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का क्या है, अपोजिट टर्म। एक एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी अपोजिट है पर हमेशा एक साथ आता है। क्यों, अपोजिट अट्रैक्ट्स,
अब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स। अब इंटरनल फीचर्स क्या होते हैं? जैसे आपने, ठीक है, अभी आप बाहर गए थे थोड़ी देर पहले मॉर्फोलॉजी में, वहाँ पे आपने बाहर आइडेंटिफाई किया कि चलो ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म जो मेरे को दिख रहा है वो ह्यूमन है। फिर आपने आइडेंटिफाई कर दिया, अच्छा इसका नाम तो ये ABC है, ये मेरा भाई लगता है, ठीक है। पर आपने क्या किया? एक्सटर्नल फीचर से आइडेंटिफिकेशन किया। आपको नहीं पता कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, कार्बोनेटेड ब्लड है कि नहीं है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितने % है, आपको पता है? नहीं पता ना। वही चीज़ आपको बताती है एनाटॉमी। इसमें आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सरे की ज़रूरत पड़ेगी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो आप नेकेड आई से बाहर से नहीं देख सकते। वो किस में आता है? एनाटॉमी में आता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मॉर्फोलॉजी में इंटरनल फीचर्स होते हैं कि एनाटॉमी में इंटरनल फीचर्स होते हैं। तो एक शॉर्ट ट्रिक टाइप की है, M से याद रखना मॉर्फोलॉजी और M से याद रखना मुँह। मुँह मतलब जानते हो ना, फेस फॉर फेस, ठीक है। हिंदी में फेस को मुँह कहते हैं, मुँह, ठीक है। तो M से मॉर्फोलॉजी, M से मुँह। तो मुँह में अपन क्या देख रहे हैं? एक्सटर्नल फीचर्स। तो मॉर्फोलॉजी क्या हो गया? एक्सटर्नल फीचर्स। A से अंदर, A से एनाटॉमी। तो A से एनाटॉमी, A से अंदर, तो अंदर में अपन किसकी बात करेंगे? इंटरनल फीचर्स की। इंटरनल फीचर्स ऑफ अ प्लांट। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी देखिए। अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इंसान में तो आप हीमोग्लोबिन देखोगे, प्लांट में क्या देखोगे? प्लांट में कौन सा इंटरनल फीचर्स होता है? ये वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। तो ये वेस्कुलर बंडल की बात जब हम करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? एनाटॉमी की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, फिर मॉर्फोलॉजी का यूज़ क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, फिर हमने बात की एनाटॉमी क्या होती है, फिर हमने देखा कि एनाटॉमी मतलब प्लांट में अगर कोरिलेट करें तो एनाटॉमी का क्या मतलब होता है। अब हम एपिडोलॉजी के बारे में बात करते हैं, एपिडोनॉमी के बारे में बात करते हैं, सॉरी। एपिडोनॉमी के बारे में क्या बात करते हैं कि जब भी हम मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स को स्टडी करने लग जाएं कि भाई ठीक है, आप बाहर निकले, आपको एक ऑर्गेनिज्म मिला जो आपका भाई था, ठीक है, ये आपने क्या किया? ऑब्जर्व कर लिया। अगर आप इसको पढ़ने लग जाओ, उसकी आँखों का साइज़ कितना है, उसकी नाक का साइज़ कितना है, वो उसके दांत कैसे हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ? स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। इसको आप क्या कहते हैं? एपिडोनॉमी, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट हैज़ 2 पार्ट्स। हमने देख लिया कि चलो ठीक है, मॉर्फोलॉजी ये होती है, एनाटॉमी ये होती है। अब जो हम फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं तो उसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा होता है? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम ऊपर लिखा है, शूट सिस्टम नीचे लिखा है, आप इसको ऐसे लिख लेना, ऊपर शूट सिस्टम, नीचे रूट सिस्टम, ठीक है। तो देखो, जब भी आप किसी पेड़ को देखते होगे, जो बचपन में अपन ड्राइंग बनाते थे वो कैसे बनाते थे? एक ये बनाया, ब्लैक कर देती हूँ मैं, ठीक है, मेरी ड्राइंग ख़राब हो रही है। ये रहा आपका एक पेड़, ठीक है, ऑल्दो इसमें टैप रूट होगी पर ठीक है, चलो ठीक है। तो ये पेड़ है, तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक होता है सूट सिस्टम, दूसरा होता है रूट सिस्टम। सूट सिस्टम का क्या मतलब है? जो भी आपको ये ऊपर से स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सॉइल के ऊपर, धरती के ऊपर जो भी है वो क्या आएगा? सूट सिस्टम। अब क्या क्या होगा उसमें? उसमें होगा पेड़ में स्टेम होगा, उसमें होगा ब्रांचेस, उसमें होगा लीव्स, उसमें होगा फ्लावर, उसमें होगा फ्रूट, ठीक है। तो ये क्या हुआ? शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या होता है? जो नीचे का एरिया होता है, जड़, जो आपको बाहर से नहीं दिखता, ठीक है, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको आप क्या कहते हो? जड़ कहते हो, ठीक है। तो ये 2 सिस्टम होगा, एक हो गया शूट सिस्टम जो हमको ऊपर दिख रहा है, और दूसरा हो गया रूट सिस्टम जो हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, हम पहले डिस्कस करेंगे रूट के बारे में, ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ रूट। तो पहले बताओ कि रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है जड़। जड़ का मतलब क्या होता है? हिंदी भाषा में अगर बात करें तो जड़ का मतलब होता है जो ढीठ होता है ना, जो लोग बात नहीं मानते, स्टबर्न किड्स, ठीक है, उसको कहते हैं जड़। जो एक जगह एक ही चीज़ जो ठान ले वही करे, स्टेबल हो जाए। तो रूट का एक काम ये भी होता है कि वो प्लांट को क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है, ठीक है। अगर मान लो इमेजिन रूट ना होती तो स्टेम इधर से उधर लटकता रहता है, जहाँ हवा आई वहीं गिर गए, ठीक है। तो ऐसे रूट का काम क्या होता है? स्टेबल करना। पर रूट का डेफिनेशन क्या होता है? देखो, पहले मैं तुमको बताती हूँ सीड का। ये रही सीड,
इसमें जब भी आप पानी डालोगे ना, जब अंकुरित होती है सीड, तो उसमें ऐसे 2 स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है। जो ऊपर की साइड निकलता है ये बनाता है हमारी शूट को, ठीक है, और जो नीचे निकलता है वो हमारी बनाता है रूट को। जो शूट को बनाता है उसको हम कहते हैं प्यूम्यूल, ठीक है, और जो रूट को बनाता है उसको हम कहते हैं रेडिकल। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, ठीक है। तो जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि सीड का कौन सा पार्ट रूट बनाता है, तो कौन सा पार्ट बनाता है, रेडिकल जो होता है वो रूट बनाता है। अब जो भी ऐसे डेफिनेशन याद करो, ठीक है। सीड का रेडिकल पार्ट जब डेवलप होके कोई ऑर्गन बनाता है तो उसको हम कहते हैं रूट। अब रूट का काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्ब करना। अब वाटर और मिनरल होगा कहाँ, ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर क्या होगा, लाइट होगी, बल्ब लगा होगा कि अंधेरा होगा, ऑब्वियसली अंधेरा होगा, ठीक है। तो जब अंधेरा होगा तो रूट को किस साइड मूवमेंट करना चाहिए, अंधेरे की तरफ कि रोशनी की तरफ, अंधेरे की तरफ। तो वो सन की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो ऑब्वियसली किस साइड मूव करेगी, अपोजिट फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो सनलाइट, लाइट का आपका जो लाइट टर्म होती है ना उसको लैटिन में कहते हैं फोटोन, ठीक है। तो ये क्या होगी, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, मतलब जिस साइड लाइट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रूट क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रेविटी के साइड मूव करेगी कि अपोजिट साइड में, ग्रेविटी के साइड। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा क्या होगी, सॉइल के साइड पे होगी ना, जहाँ सॉइल होगी उसी साइड ग्रेविटी होगी, ज़्यादातर तो यही होता है, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में। तो किस साइड मूव करेगी, सॉइल के साइड, मतलब ग्रेविटी के लिए पॉजिटिवली डायरेक्शन पे मूव करेगी। हाइड्रोटॉपिक, हाइड्रोटॉपिक का मतलब क्या होता है, पानी की दिशा में मूव करना। अब जब सॉइल का काम ही ये है कि पानी चाहिए, मिनरल चाहिए, वो लेके आना है, तो ऑब्वियसली किस साइड मूव करेगी, पानी की साइड मूव करेगी। ऐसा तो नहीं है कि पानी लेने जाना है तो दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रूट की डेफिनेशन। क्या क्या डेफिनेशन हो गई, ये सनलाइट से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, सबसे पहले तो रेडिकल से बनेगी, फिर सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए फोटोट्रॉपिक नहीं, नेगेटिवली होगी, ठीक है। फिर सॉइल और मिनरल एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए हाइड्रोटॉपिक होगी, पॉजिटिवली हाइड्रोटॉपिक, मतलब ये पानी के डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो 1-2 बार पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। फिर रीजन्स ऑफ फ्रूट, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है ना ये लिख देना, क्योंकि अपन को एग्ज़ाम में लिखना भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लिख देना, मैं तुमको एक्सप्लेन कर रही हूँ बस, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी तुमको इस डायग्राम से। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है ना, जैसे रूट सिस्टम का आएगा मान लो, ठीक है, 5 नंबर का, तो डेफिनेशन दे देना, रीजन ऑफ रूट बता देना, और इन तीनों को, इनको जो मैं 4 चीज़ें बताऊंगी, इन चारों को मेंशन करना और एक्सेप्शन पॉइंट मेंशन कर देना और डायग्राम बना देना, ठीक है। जितनी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं वो लिख देना बस, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब देखो हम बात कर रहे हैं अगर रूट सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट कैप के बारे में। रूट कैप क्या होता है, इमेजिन करो कि आप फिंगर से ना ज़मीन के अंदर ऐसे फिंगर डाल रहे हो, ठीक है, होल कर रहे हो सॉइल के अंदर, तो क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा आपके जो फिंगर की टिप है, ठीक है। क्यों लगेगा, क्योंकि सॉइल में पेबल हैं, कुछ पत्थर हैं, कुछ बड़े पार्ट हैं, कहीं कांटे हैं, कुछ ना कुछ तो सॉइल में होगा, है ना। तो जब आप अपनी फिंगर इंसर्ट करोगे, उसके अंदर डालते रहोगे होल में, धरती के अंदर होल बना के डालते रहोगे, तो क्या होगा, आपकी फिंगर पे कुछ ना कुछ चुभता रहेगा, क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। इस फ्रिक्शन से रूट क्या होगी, आपके फिंगर टिप डैमेज हो जाएगी। ऐसा रूट के साथ होता है, क्योंकि रूट को तो वही करना है, पानी खोजना है, ठीक है। तो उस फ्रैक्चर से, उस जो हर्ट है उससे बचाने के लिए क्या बनाते हैं, रूट कैप। रूट कैप का क्या काम होता है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन का अमाउंट रिड्यूस करना, ठीक है। ये काम क्या हुआ, रूट कैप का। अब देखो जैसे आपके उंगली में दिक्कत हो रही है, ठीक है, आपकी उंगली बार बार हर्ट हो रही है, तो आपने एक प्लास्टिक का कवर लगा लिया, तो उससे क्या होगी, आपकी फिंगर क्या होगी, उतनी हर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका रूट कैप। अब जब आप उसको खोदते जाओगे तो वो बार बार क्या होगी, डैमेज होगी, बार बार वो पॉलीथीन जो है वो बार बार रूट कैप डैमेज होगी, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको बार बार प्रोड्यूस करना पड़ेगा। प्रोड्यूस कैसे होगी रूट कैप, सेल डिवीजन से। जो सेल डिवाइड करते हैं उनको क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगी, रूट कैप।
अब रूट कैप बार बार डैमेज हो रही है तो हमको चाहिए ऐसे सेल जो डिवाइड करके जल्दी जल्दी रूट कैप बनाएं। तो जो सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होकर रूट कैप बना सकते हैं उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसलिए वो क्या होगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में याद रखना कि जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल में अपन ने डिफरेंस पढ़ा था, तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स कैसे होते थे, छोटे छोटे होते थे, एयर बबल्स वाले जैसे, ठीक है, या तो नहीं होते थे, एब्सेंट होते थे। पर प्लांट्स में वैक्यूल्स बड़े बड़े होते थे स्टोरेज के लिए। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं इनमें सिंस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसके जो वैक्यूल्स हैं वो कैसे होंगे, छोटे छोटे होंगे या एब्सेंट होंगे। अब रीज़न ऑफ एलोंगेशन, अब तुम ये बताओ कि जैसे एक पॉलीथीन है, वो पॉलीथीन बहुत छोटी सी फोल्ड करके रखी हुई है, मतलब वैक्यूल बहुत छोटा है, तो साइज़ कैसा होगा, छोटा होगा। तो मेरिस्टेमेटिक का साइज़ कैसा होगा, छोटा होगा। अब उस वैक्यूल में हवा भर दी तो वो क्या होगा, एलोंगेटेड। तो रीजन ऑफ एलोंगेशन में क्या होगा, वैक्यूल्स होंगे, कैसे, बड़े बड़े वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रीजन ऑफ एलोंगेशन। उसके बाद आया रीजन ऑफ मैच्योरेशन। याद करो कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है वो पहले लेंथ में इंक्रीज़ होता है, चाहे आप प्लांट की बात करो चाहे आप ह्यूमंस की बात करो, पहले लंबाई में बड़े होंगे, उसके बाद एक सर्टेन एज हो जाएगी जिसमें सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। तो जैसे ही सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स ग्रो करेंगे तो हम क्या कहने लगते हैं उसको, मैच्योर। क्यों, क्योंकि उसमें सेकेंडरी चीज़ आ रही है। ऐसे ही ये रूट में यहाँ पे जो रीजन है इसमें क्या कहते हैं हम, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, क्योंकि इसमें हेयर ग्रोथ, रूट हेयर की ग्रोथ शुरू हो जाती है, ठीक है। रूट हेयर में जो अच्छी बात है वो क्या है, एक स्पेशल बात याद रखना कि रूट हेयर क्या होता है, सिंगल सेलुलर होते हैं। यही जो रूट हेयर है यही हेल्प करते हैं इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। तो समझ में आया, रूट के जो पार्ट्स हैं उसमें 4 पार्ट हैं। पहला रूट कैप है, रूट कैप को चाहिए डिवीजन करते हुए सेल, तो रूट रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। उसके बाद हमको चाहिए एलोंगेशन करने वाले सेल ताकि रूट फैल सके, तो क्या कहेंगे फिर उसके बाद, रीजन ऑफ एलोंगेशन। उसके बाद वो रीजन ऑफ एलोंगेट तो हो गया पर वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक रूट हेयर नहीं होंगे। रूट हेयर कहाँ होंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट ऑफ रूट हो गया, ठीक है, जो हमारे रीजन ऑफ रूट्स हो गया। उसके बाद ये एक्सेप्शन याद रखना कि जो वो होता है शुगर केन होता है, ठीक है, सॉरी, शुगर केन होता है। शुगर केन कैसा दिखता है, शुगर केन दिखता है ऐसा, ये हुई बीच बीच में नॉट्स, नॉट मतलब गांठ, और ये हुआ अपना जहाँ अपन खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे रूट्स रहते हैं, इनको एरियल रूट्स कहते हैं। एरियल रूट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हवा में रहते हैं, हवा, एयर, एरियल रूट्स, ठीक है। पहला एक्सेप्शन ये हो गया। दूसरा एक्सेप्शन अपना हुआ कि जो वाटर वाले प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनको हाइड्रोफाइटा कहते हैं। हाइड्रोफाइटा क्यों कहते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर, फाइटा मतलब प्लांट, तो हाइड्रोफाइटा मतलब वाटर वाले प्लांट। तो जो वाटर वाले प्लांट होते हैं उनमें रूट कैप नहीं होती। क्यों नहीं होती, सोचो, डेजर्ट में कोई रूम हीटर नहीं लगाता है, क्यों, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो ऐसे ही जो रूट कैप होती है उसका काम क्या है, फ्रिक्शन से बचाना। अब जो चीज़ पानी में है उसमें तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, तो जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो रूट हेयर्स का कोई मतलब नहीं है, पर इस रूट कैप का कोई मतलब नहीं है, सॉरी। लेकिन इसमें क्या होते हैं, पॉकेट्स होते हैं। पॉकेट्स क्यों होते हैं, पॉकेट्स होंगे तो उसमें हवा भरी जाएगी, और हवा भरी जाएगी तो वो पानी में क्या होगा, हल्का होगा, और वो फ्लोट कर पाएगा, बायेंसी होगी, ठीक है। तो इसलिए जो प्लांट पानी में होते हैं उनमें रूट कैप नहीं होती है, उसमें जो रूट में पॉकेट्स होते हैं जिनमें हवा भरी रहती है, और वो बायेंसी में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट। अब हम पार्ट 2 में बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। तो देखो, कोई भी डाउट होना तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी कि सेकंड पार्ट में उस डाउट को क्लियर करूँ, ठीक है। और 2 बार देखोगे तो आई गेस आपको सब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल बाय मी। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।